Good evening, students. Today we are going to start our unit 3, that is the Companies Act 1956. Okay. So, so let us go by the definition. What the definition of Companies Act 1956 is. Next slide. Next page. According to Section 3, subsection 1, clause 1, company means a company formed and registered under this act. Under this act means under the Companies Act, or an existing company. An existing company means a company formed and registered under any of the previous company's laws. 1956 के पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था वो किसी भी एक्ट में, किसी भी कानून में रजिस्टर्ड हुआ हो तो भी कंपनी को कंपनी माना जाएगा. नेक्स्ट पेज. नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. Literal meaning: company in common parlance means a group of persons associated together for the attainment common of a common end, social और economic. तो इसका मीनिंग ये है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स वो एक साथ जमा हुए हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल और कॉमन एंड, और कुछ ऐसा काम करना है जो कि कॉमन कुछ काम है जो मिल करके करना है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या कुछ जनरल काम हो. Represents different kinds of associations, both business and otherwise. And different kinds of association को भी ये represent करता है. Next page. Characteristics of company. So company is basically an artificial person created by the law. It is a juristic person created by law. जैसे इंडिविजुअल एक पर्सन है वैसे ही कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन दैट कंपनी, दैट फॉर्मेट ऑफ कंपनी, इट इज एन artificial person which has been created by the juristic or by the law. A separate legal entity. कंपनी में जो काम करते हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो एक अलग व्यक्ति है और कंपनी जो है वो एक अलग व्यक्ति है. तो इट हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. और इस संबंध में एक केस है, बहुत फेमस केस है, दैट इज सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. 1997 का केस है, इसको आप पढ़िएगा. So corporate personality is distinct and different from that of its members individually and collectively. Corporate personality is distinct and different. Corporate personality मतलब हुआ कि कंपनी अलग है और उसका मेंबर अलग है, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, सीईओ ही क्यों ना हो, मैनेजर ही क्यों ना हो, या कोई की पर्सन ही क्यों ना हो, वो अलग है. किससे अलग है? कंपनी से अलग होता है, यही कहा जा रहा है. नेक्स्ट पेज. The most famous, next page, the most famous case in this area is Salomon and Salomon Company. Now let us discuss this case. Mr. Solomon was in business as a leather merchant. Mr. Solomon क्या थे? लेदर मर्चेंट थे और लेदर के फील्ड में उनका बिजनेस था. In 1892 he formed Salomon and Company Limited. 1892 में क्या किया उसने? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी फॉर्म किया. He held most of the shares with his wife and 5 of its children, each holding 1 share. तो कंपनी का मैक्सिमम शेयर उसके पास था, उसकी वाइफ के पास था और उसके बच्चों के पास था. As holding 1 share, as company law at the time required at least 7 shareholders in a company. उस टाइम पे कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर होना चाहिए था, ऐसा था. तो अपने खुद हो गया 1, वाइफ हो गई 2 और 5 बच्चे हो गए, तो टोटल 7 मेंबर हो गए. नेक्स्ट पेज.
Unfortunately, the company did not do well and it went into liquidation. दुर्भाग्यवश कंपनी ठीक से नहीं चल पाई और यह चली गई, बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेशन में चली गई. A liquidator was appointed to sell the assets of the company and pay its. अब एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया किसके लिए? टू सेल द एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को बेचने के लिए, ऑफ द कंपनी एंड पे इट्स डेट्स, एंड उसके कर्ज को चुकाने के लिए. नेक्स्ट पेज. द लिक्विडेटर क्लेम दैट द कंपनी वाज अ फेक. अब लिक्विडेटर क्या बोल रहा है कि कंपनी फेक है क्योंकि बिजनेस, बिकॉज मिस्टर सैलोमोन owed 20,001 shares and his family owed only 6 altogether. 20,000 कम. अब जो लिक्विडेटर है बोलता है कि ये फेक कंपनी है. भाई क्यों फेक कंपनी है? क्योंकि मिस्टर सैलोमन के पास में 20,001 शेयर है और उसका जो वाइफ है और 5 जो बच्चे हैं वो सभी मिला करके सिर्फ 6 शेयर है. तो मिस्टर सैलोमन वाज रियली just running the same business. Therefore, the liquidator argued that Mr. Solomon was liable for all the debts of the company. अब देखिए 6 शेयर तो है, उसमें से 5 बच्चे के पास एक एक शेयर है, वाइफ के पास एक शेयर है, 6 हो गया, और मिस्टर सैलोमन के पास भी 20,000 एक शेयर है. अब जो लिक्विडेटर है उनका कहना है कि मिस्टर सैलोमन ही बिजनेस को रन करते हैं एंड ही वुड बी लायबल फॉर the debts of the company. However, the House of Lords disagreed. अब House of Lords जो है माने जज जो है उससे वो disagreed हो गए. The court held that the fact that some shareholders only held one share as a technicality was not relevant. अब मिनिमम 7 शेयर होल्डर होना चाहिए. तो 7 तो है, उसके वाइफ उसके अलग पर्सन है, बच्चा अलग पर्सन है, सबके पास एक एक शेयर तो है. सो एक एक शेयर भी हो तो भी वो शेयर होल्डर है. तो द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कुड बी यूज्ड टू क्रिएट अ वन मैन कंपनी. इसलिए इस प्रोसेस को, अच्छा लेट मी जस्ट इन द वेरी स्टार्टिंग आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू द स्टूडेंट बट दैट नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 is the latest one which needs to be studied, but as per your syllabus, the syllabus says that we need to study, we need to stick to our Companies Act 1956 only. Okay, so that it has been replaced in the year 2013, but still the university is doing it, so we need to follow the university guidelines. Okay. Just a minute. Yes. So the registration procedure could be used to create a one-man company. Next page. Now a company which is properly formed under the Companies Act is a separate person. अब देखिए कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत जिसका फॉर्मेशन हुआ वो एक सेपरेट पर्सन है, और कंपनी भले किसी के पास ज्यादा शेयर हो कम हो वो अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है. As a result, the debts of the company were its own and not those of its members. अब कंपनी का जो डेट है वो किसी पर्सन का प्राइवेट डेट नहीं है. Privately that person member would not be liable for the debts of the company. In fact, the company would be liable for the debts of the company. Now next page. So the characteristics, let us know the characteristics of a company. The characteristics of a company is perpetual existence. यानी कि भाई कंपनी बनाए आज तो ये कल ही और 10 दिन के बाद या 1 महीना के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं. परपेचुअल मतलब वो चलते रहेगा. इट मीन्स
कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, वो कंटिन्यूड करते रहेगा, बिजनेस चलते रहेगा, ठीक है। डेथ, इंसॉल्वेंसी और unsoundness of mind of its members does not in any way affect the existence of the company. चाहे कोई आदमी मर जाए, कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई आदमी पागल हो जाए, या इसका मेंबर को कुछ हो जाए, तो ये सब कंपनी को अफेक्ट नहीं करता है। कंपनी को जैसे कानून के द्वारा लाए उसका जन्म होता है, वैसे ही उसको मारा भी जा सकता है, लिक्विडेट भी किया जा सकता है। कानून के द्वारा ही, कंपनी स्वतः अपने आप में नहीं मरती है। So comes into existence by law and comes to an end by law. That is what I have said, that a company comes into existence कानून के द्वारा आया, by law, and comes to an end by law. Law के द्वारा ही उसको खत्म किया जा सकता है। Next page. लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉरपोरेशन। देखिए वेल मतलब क्या होता है जी, पर्दा। लिफ्टिंग माने उठाना, मतलब पर्दा उठाना, ऐसा समझ लीजिए। सो लिफ्टिंग द, नाउ पर्दा उठाना ऐसे सामने सामान्य तरीके से कहना गलत होगा, बट लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल, इनफैक्ट कॉरपोरेट वेल मतलब कंपनी का पर्दा, मतलब कंपनी के पीछे कौन है, उसको कहा जाता है लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल। Although the general rule is that a company has a separate legal identity from its members, ये कहा जाता है, यद्यपि यह कहा जाता है कि कंपनी का जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है और उसका मेंबर्स का अलग है, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल व्हेन अ कोर्ट विल नॉट ट्रीट अ कंपनी एज ए सेपरेट। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जिस अपवाद के तहत कि कोर्ट अगर चाहे तो कंपनी और उसके पीछे जो आदमी है उसको एक ही मान सकती है। एंड दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसको सामान्यतः कंपनी का जो है वो लिफ्टिंग मतलब लिफ्टिंग द वेल ऑफ कॉर्पोरेट, कंपनी का पर्दा को उठाने के बराबर कहा जाता है। Often this is to prevent abuse of the principle of separate identity. इस ऐसा इसलिए किया जाता है, टू प्रिवेंट मतलब तो रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, अब्यूज ऑफ दी, कि कंपनी फॉर्मेट के आर में, या ऐसा समझना कि कंपनी अलग है और उसका मेंबर अलग है, अलग अलग है, तो उस उस लीगल बात के आड़ में कुछ और काम तो नहीं हो रहा है कंपनी में। नेक्स्ट पेज। Now, veil of corporate personality used as a clock for fraud and improper conduct। तो वेल, पर्दा को यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है भाई, कि उसकी आड़ में, कंपनी की आड़ में कुछ इम्प्रॉपर कंडक्ट तो नहीं हो रहा है, कुछ फ्रॉड वाला काम तो नहीं कर रहा है। इन सच केस द कोर्ट में डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो उस केस में जो जो कोर्ट है वो आदेश दे सकता है कि दोनों को एक ही मान लिया जाए। द ओवरलुकिंग ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और separate entity is known as the phenomenon of lifting the corporate veil। इसलिए इस बात को लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। नेक्स्ट पेज। सो अ कॉमन लॉ, नेक्स्ट पेज। एट कॉमन लॉ द जनरल, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। At common law, the general principle is that the courts will not allow a company to be used for a fraudulent purpose or
टू अवॉइड लीगल ड्यूटी। मतलब कंपनी की आड़ में आप फ्रॉड वाला काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोर्ट ये तो होने नहीं देगा। कोर्ट जो है उस केस में अपना लीगल ड्यूटी करते हुए कोर्ट वो पर्दा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, a term in an employee's contract prevented him from approaching former customers after he left Guilford Motor Company। इस केस में क्या हुआ था? अ टर्म इन एन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंटेड, मैंने एक एम्प्लॉय के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था, एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय का जो है एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉय के साथ, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें एक टर्म था, and that term was preventing him from approaching former customers, कि फॉर्मर जो कस्टमर्स है उसके पास आप नहीं जाइएगा। आफ्टर ही लेफ्ट, जब आप कंपनी छोड़ दीजिएगा तो कंपनी के कस्टमर के पास में जिस प्रकार से आप जाते थे पहले, उसके पास में आप नहीं जाइएगा। Therefore, when he left the left and he formed his, और जब उसने वो कंपनी छोड़ दिया, कौन सा कंपनी? गिलफोर्ड मोटर कंपनी, और अपना खुद का कंपनी बनाया, and the company approached his former customers, the court held the company was a sham being used to avoid the term in his contract। तो ये कहा गया कि, और फिर उसने क्या किया, कंपनी जो है सो अपना कंपनी बनाया और उसके पास पहुंचा, उस कस्टमर के पास में, यानी कि पहले कंपनी का जो कस्टमर था उसके पास पहुंचा। तो उस केस में कोर्ट ने कहा company was a sham being used to avoid the term in his contract। Next page। Now for the protection of revenue, अब क्या है, और किस केस में कंपनी कर सकता है भाई ये, मतलब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि सरकार का कोई रेवेन्यू आना है और उसमें लॉस हो रहा है, तो उस केस में वेयर A company is acting as an agent of the shareholders, जहां पर कंपनी खुद ही काम कर रही है शेयर होल्डर के एजेंट के जैसा। Where a company has been formed for a fraudulent purpose, जहां पर कि कंपनी जो है सो बनाया गया है किसी फ्रॉड करने के उद्देश्य से, उस केस में भी। Where the device is used for some illegal purpose, या कुछ इलीगल पर्पस के लिए काम किया जा रहा है। Where number of members fall below the statutory minimum, जो कंपनी बनाने के लिए जितना मिनिमम नंबर होना चाहिए आदमी का, उससे भी कम आदमी हो गया है उस, और फिर भी कंपनी चल रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। Where the prospectus includes a fraudulent misrepresent, जहां से कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ गलत चीज लिखा हुआ है, गलत चीज मिसरिप्रेजेंट किया गया है, तो प्रोस्पेक्टस, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है। नाउ लेट अस गो टू द रजिस्ट्रेशन एंड पेज नंबर 18, that is 17, that is in registration and incorporation। So registration, let us see how a company is registered and incorporated। Regarding this, section 12 is there। Section 12 talks about any 7 or more person or see now, ये तो पुराना हो गया कानून, but now there is a concept of, as per Companies Act 2013, that one person can also form a company, two person can also, there are several types of company, but since we are studying the old one, now as per section 12, any 7 or more persons or where the company to be formed will be a private company। तो 7 या उससे अधिक लोग, ठीक है, कंपनी फॉर्मेट में कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। 2 or more persons associated for any lawful purpose, तो उसमें 2 या 2 से अधिक लोग लॉफुल पर्पस के लिए एसोसिएट होते हैं। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम में नेम क्लॉज में वो दो पर्सन का नाम को सब्सक्राइब किया जाएगा। एंड अदरवाइज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करते हुए इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अब एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बन जाएगा विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड भी रह सकता है या लायबिलिटी, देखिए एक होता है लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यही है विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट पेज। बिफोर अ कंपनी इज रजिस्टर्ड it is essential to ascertain from the registrar of companies if the proposed name of the company is approved। देखिए भाई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हर स्टेट में एक आरओसी ऑफिस बनाया हुआ है, जैसे झारखंड का रांची में होगा, दैट इज नोन एज आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब क्या है, इफ द प्रपोज्ड नेम, आपको उसमें पहले पता करना होगा आरओसी ऑफिस में कि भाई आरओसी ऑफिस में ये जो नाम हम कंपनी का बना रहे हैं वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, कि पहले से कोई और आदमी ने उस नाम से बना लिया है कंपनी। देन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली स्टैम्प्ड along with the necessary fees are to be filed with the registrar। तब उसके बाद अगर पता कर लीजिएगा कि वो नाम है अवेलेबल, तब आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको दो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसका नाम, उसका साइन, ठीक है, फीस, वो सब देना होगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी देना होगा। एग्रीमेंट which the company proposes to enter into with an individual, any individual for appointment as its managing or होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, किसी पर्सन को आप एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर बना रहे हैं तो इसलिए आपको उसका, उसके साथ का एग्रीमेंट देना होगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन डायरेक्टर बनेगा कंपनी में उसका नाम देना होगा। डिक्लेरेशन stating that all the requirements of the Companies Act and other formalities relating to registration have been complied with। एक डिक्लेरेशन देना होगा कि भाई जो जो कंप्लायंस का चीज है वो हमने सब कर दिया है, अब कंपनीज एक्ट में अब कोई कंप्लायंस का जरूरत नहीं है, अब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पेज। नाउ देन व्हाट विल हैपन, the certificate of incorporation is issued by the registrar after due examination of the documents। Then what the registrar will do, he will verify each and every document, and after being satisfied, he will issue a certificate of incorporation to the members, is issued by the registrar। Certificate of incorporation is basically the birth of the company, ठीक है, मैंने कंपनी का जन्म हो चुका है। From the date of issue of such certificate, the company becomes a separate legal entity। जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू हुआ उस दिन से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। अब देखिए भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो आ गया कि कंपनी का जन्म हो गया। अब दूसरा चीज है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस चालू करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू डू बिजनेस, पहले तो उसका जन्म हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो हो गया। अब जो है सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके लिए कि भाई कंपनी जो है बिजनेस, दे आर एंटाइटल्ड टू डू द बिजनेस। सो इन एग्जाम दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे बी आस्क्ड कि
what is the difference between certificate of incorporation and certificate of commencement of business? ये आपको पूछा जा सकता है. Next page. Now classification of companies. Let us see. So companies may be classified as incorporated companies and unincorporated companies. But apart from that, there are several other companies also like statutory. That will discuss later on. But let us see the incorporated companies. A company formed for the purpose of carrying on a business is and is incorporated under the Companies Act 1956. सो एक ऐसा कंपनी जिसको बनाया गया है बिजनेस करने के लिए एंड इज इनकॉर्पोरेटेड और कंपनी एक्ट के कंपनी कानून के तहत उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है. तो उन कंपनी कानून के तहत उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी कानून 1956 के तहत. तो वो इनकॉर्पोरेटेड कहा जाएगा. अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, these companies are large partnership not regarded as distinct in titles, separate from the members constituting them. In such companies, the liability of members is unlimited. सो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी में क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह है उसमें उस टाइप का बिजनेस में जहाँ की मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है. नेक्स्ट पेज. Now, companies on the basis of incorporation, chartered company. So, if a company is incorporated by a charter granted by a monarch, it is called chartered company. For example, ईस्ट इंडिया कंपनी. देखिए मोनार्क, मोनार्क होने क्या हुआ, राजा, पहले का राजा. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में था और वहीं से अंग्रेज आकर के हमारे देश पे कब्जा कर लिया था. वही शुरुआत वही था ईस्ट इंडिया कंपनी से. अपना बिजनेस करने के लिए इंडिया में एक कंपनी बनाया कलकत्ता में हेड ऑफिस, ईस्ट इंडिया कंपनी. धीरे धीरे बिजनेस करते करते इतना हावी हो गया कि सब यहाँ से राजा को भगे खदेड़ करके अपने राजा बन गया वो लोग. So if a company is incorporated by a charter granted by a monarch, it is called a chartered company. For example, East India Company. Next is the statutory company. So these companies are basically which are created by a special act of legislation. For example, LIC. ये ऐसा कंपनी होता है स्टैट्यूटरी कंपनी जो कि विशेष कानून को ला करके और उसको पास करके तब एक विशेष कंपनी बनाया जाता है, जैसे LIC. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई. द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई टू देम. अब देखिए LIC में, SBI में और यूटीआई में कंपनीज एक्ट 1956 का प्रोविजंस अप्लाई होता है. If they are not inconsistent with the provisions of the special act under which they are formed. ठीक है. Next page. Now registered companies. So the companies, these are the companies which are formed and registered under the Companies Act 1956 or were registered under any of the earlier Companies Act. So 1900 कंपनीज एक्ट 1956 में जो रजिस्टर्ड है वो तो है ही, साथ में अगर कोई और पहले का कंपनी है जो कि कहीं और भी रजिस्टर्ड है तो वो भी इसके तहत आएगा. नेक्स्ट पेज. So classification on the basis of number of members. Number of members. So private company which has minimum a minimum paid up capital of rupees 1 lakh. अगर मान लीजिए कंपनी का देखिए, कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है और उस कैपिटल क्लॉज में जो 24. Yes. So private company.
So the company, company can be classified on the basis of number of members as well. So like private company, so in that case, in case of private company, the minimum. Yes, I was discussing about the capital clause in our memorandum of association. The clause regarding capital is there. So what are the things that we study in the capital, like authorized capital, then what? Out of that authorized capital, issued capital, then what else? Subscribed capital, then called up capital, then paid up capital. These are the formats of capital. Okay, and these things we study in accounts. Okay, accounts are, see, accounts, law, tax, every economics, everything is linked. Somewhere you'll find that linking is there. So company which has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh and minimum number of members that is required are 2. So 1 लाख का कैपिटल और 2 आदमी लीजिए और जाकर के कंपनी बना लीजिए। बस 1 लाख रुपया होना चाहिए और 2 आदमी होना चाहिए, पति और पत्नी मिलकर के या 2 भाई मिलके या 2 दोस्त मिलकर के 1 लाख रुपया जुगाड़ कीजिए और 2 आदमी और कंपनी बन जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। अब उसमें मैक्सिमम आदमी कितना हो सकता है भाई? तो 50 आदमी भी हो सकता है। अब पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 लाख रुपया जुगाड़ कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपया था प्राइवेट में, यहाँ 5 lakhs rupees you arrange and 7 number of members you arrange and you can form a public company. It's so easy to form a company. So company formation is very easy, but running it is not very easy. Okay, next page. Now companies on the basis of liability. There are certain companies which are based upon the liability as well. So companies on the basis of liability are companies limited by shares. It is a registered company with a liability of members limited by the memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them. So companies limited by shares में क्या होता है कि आपने जितना शेयर लिया है, सब्सक्राइब किया है उस कंपनी का, मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसमें आपने जितना शेयर लिया है, 100 शेयर लिया कि 50 लिया, जो भी लिया, उतना शेयर तक ही आपका लायबिलिटी लिमिटेड है। सो इट इज कॉल्ड लिमिटेड विद लायबिलिटी। नेक्स्ट पेज। नाउ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। एक होता है शेयर्स, अब हो गया गारंटी। अब गारंटी केस में क्या होता है? कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच एन अमाउंट as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute as to। जब मान लीजिए कंपनी पे कोई विपत्ति आएगा या लिक्विडेट होगी कंपनी, तो आपको एक गारंटी देना होगा, मेमोरेंडम जो है कंपनी का, उसी में लिख करके कि भाई कोई विपत्ति आएगा तो हम जो है सो हाथ खड़ा नहीं कर लेंगे, बल्कि कंपनी के साथ रहेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। सो दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट next page, that is classification of companies based on unlimited company. So what is it? Unlimited company, basically it is a company in which the liability of the members is not limited by its memorandum। अब देखिए लायबिलिटी जो है मेंबर का जो लायबिलिटी है ना, वो मेमोरेंडम से डिसाइड नहीं होगा। The members of such companies may be required to pay the losses from their personal property। अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको लॉस बेयर करना होगा, because such companies have separate legal entity। क्योंकि वैसा कंपनी का क्या है, अलग तरह का एक एंटिटी है। इट्स क्रेडिटर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द मेंबर्स डायरेक्टली। अब क्रेडिटर जो है कंपनी के मेंबर के ऊपर में केस नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पेज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोल। गवर्नमेंट कंपनी, देखिए हम लोग बोलते हैं ना सरकारी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है। तो सरकारी कंपनी का मतलब ये हुआ भाई कि मान लीजिए अगर
कहीं पर 100 अगर शेयर है, ठीक है, तो 100 शेयर में से अगर 51 शेयर जिस आदमी का हो गया, तो अब दूसरे का तो 79 शेयर होगा ना, 50% से ज्यादा जिसका हो गया, तो 50% से ज्यादा जैसे 51% है, तो वही हो गया सरकार। सरकार का अगर उसमें शेयर है, चाहे केंद्र सरकार हो का, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दोनों मिला के हो, तो ऐसा कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है। So government company now 51% of the paid up share capital held by the government. गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, और कंबाइनिंग बोथ टुगेदर भी हो सकता है। नाउ दूसरा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं भाई, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तीसरा है फॉरेन कंपनी, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया अंडर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। फॉरेन कंपनी जैसे जैसे कि अमेजोन कहाँ का है, इंडिया का तो नहीं है, ठीक है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम या इस तरह का और भी कुछ कंपनी है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, बाहर में हुआ है, तो वो उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। डोमेस्टिक कंपनी, आई डोंट एक्चुअली एग्जैक्टली आई नो वेदर ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बीचम इज an Indian or outsider, but from the name it is like I felt that it is not an Indian company, but one should not take my word granted. One should check whether GlaxoSmithKline Beecham is an Indian company or an outsider. I guess it is an outsider company, but for that one needs to check. Okay, I'm not sure, but I've just said. Okay, now then there is domestic company. So company which cannot be termed as, अब देखिए डोमेस्टिक कंपनी कौन है भाई, जो फॉरेन कंपनी नहीं है। तो देसी कंपनी वो कंपनी है जो विदेशी कंपनी नहीं है। दूसरा क्या है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब टाटा स्टील इज अ होल्डिंग कंपनी एंड जुस्को इज अ सब्सिडरी कंपनी। एक मेन कंपनी होता है और उसी का एक सिस्टर कंसर्न होता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, पहले होता था, आज से करीब 20 साल पहले, 15-20 साल पहले, एक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो तो है ही, अब साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इस तरह से 6 की 7 बैंक और था स्टेट बैंक का, सबको मिला के स्टेट बैंक में कर दिया। तो उसका क्या था, वो सिस्टर कंसर्न था। तो ऐसे भी होता है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पेज। द कंट्रोलिंग कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग। जो कंपनी के पास कंट्रोल पावर होता है ना, टाटा स्टील, बहुत सारे लोगों को टाटा स्टील से भेज दिया जुस्को में, जिसका नाम हो गया अभी UISL, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील लिमिटेड, ऐसे करके कुछ है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो जो मेन उसका है, मेन जो बॉस कंपनी है, दे आर नोन एज द होल्डिंग कंपनी। एंड द कंपनी सो कंट्रोल में भी कॉल, और जिसको कंट्रोल किया जाता है वो हो गया सब्सिडरी कंपनी। ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको कहते हैं भाई, LIC। कभी भी कोई कंपनी गड़बड़ाता है तो सरकार क्या करती है, LIC को बोलती है उसमें शेयर खरीद लो। UTI दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, UTI इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। Now one man company, a member may hold virtually the entire share capital of a company. अब देखिए, अब एक आदमी जो वर्चुअली क्या कर सकता है, पूरा शेयर कंपनी का खरीद सकता है, तो उसको कहते हैं वन मैन कंपनी। अब देखिए, अब क्या है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट पेज। नॉन ट्रेडिंग कंपनी वैसा कंपनी या वैसा एसोसिएशन जिसका मोटिव या पर्पस प्रॉफिट नहीं है, बट क्या है, बेनिफिट टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी फॉर्म्ड फॉर promoting the objects of art, science, religion, a license that is granted by the central government. हम्म, तो इस तरह का कंपनी को लाइसेंस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, a company whose principal business is the acquisition of shares,
स्टॉक, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, जिसका काम है कि शेयर में डील करना, इन वजह से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे एंजल ब्रोकिंग, ओके, एंजल ब्रोकिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, not ICICI Life Insurance or ICICI, but ICICI Direct, like LIC Nomura, LIC Nomura. These are Kotak Securities. They are the investment companies where main work related to shares, stocks, and debentures. Everything is done. Next page. Now producer company. अब देखिए प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब देखिए ये जो आपको दूध जो आता है अमूल का, गुजरात कोऑपरेटिव या सुधा का, ठीक है, या महिला उद्योग संस्थान लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ इज मेड बाय हूम, प्रोड्यूस्ड बाय हूम, महिला उद्योग संस्थान या कामगार संघ, दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ कुछ लोग जमा होते हैं, पैसा जमा करते हैं और उससे स्वरोजगार या रोजगार के लिए कुछ करते हैं। कैन बी मेड कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी formed and registered under these provisions shall be known as producer company. So कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो बनता है कंपनी उसको भी कहते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। जैसे अमूल है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क कुछ ऐसे करके है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है भाई? कंपनीज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्री में जो कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कोका कोला, एलजी, ये सब क्या है? मल्टीनेशनल, ज्यादा देशों में, एक से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, इलीगल एसोसिएशन। बहुत बार हम लोग इलीगली कुछ एसोसिएट होकर कुछ काम करते हैं जो कि मतलब वो सही चीज नहीं है और नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, नो कंपनी, association or partnership consisting of more than 10 persons for the purpose of carrying on the business of banking and more than 20 persons for the purpose of carrying on another business shall be formed unless it is registered as a company under this act or is formed in pursuance of some other Indian law. तो सेक्शन 11 बोलता है कि नो कंपनी, ना तो कोई कंपनी, ना एसोसिएशन, ना पार्टनरशिप फर्म, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 पर्सन्स, मतलब 10 से ज्यादा लोग कर सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस अनदर, और दूसरा बिजनेस के लिए 20 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। Now, who is promoter? Promoter is a person basically who promotes for the business. वो आता है promoter, मतलब वो ऐसा आदमी जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया कंसीव होता है, कंसीव, like we say conceiving a baby, कंसीव करना, okay? So similarly, a promoter is a person in whose brain the idea of a business, the idea of a company is conceived, उसके दिमाग में वो आइडिया पैदा होता है, okay? Now, a promoter is one who undertakes to form a company with reference to a given project and to set it going, and who takes the necessary step to accomplish that purpose. प्रमोटर कौन है जी? एक प्रमोटर जो है ऐसा पर्सन है जो इस बात का अंडरटेकिंग लेता है कि टू फॉर्म अ कंपनी, की कंपनी बनाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए और उसको चलाना है, ठीक है, और उसके लिए वो जरूरी काम भी करता है। लेकिन प्रमोटर जो है सो वही सब कुछ करेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन बट एटलीस्ट उसके दिमाग में ये आया, सो उसका दिमाग का उपज है कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट
प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए क्या होता है कि कंपनी, मान लीजिए दो तीन तरह का चीज, मान लीजिए आपका बिजनेस पहले से है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्मेट में बिजनेस है, बिजनेस बहुत ग्रो कर गया, या मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं अकेले में प्रोप्राइटरशिप में और बिजनेस बहुत ग्रो हो गया, या ग्रो नहीं हुआ तो कंपनी फॉर्मेट नहीं होने के कारण आपको चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको कंपनी फॉर्मेट में बना दें। तो आपने जिस दिन डिसाइड किया, डिसाइड होने के कुछ दिन बाद बनेगा कंपनी, तुरंत तो नहीं, आज डिसाइड किया अभी बन गया कंपनी, ऐसा तो नहीं। तो ऐसा है कि डिसाइड होने के डेट से लेकर के और कंपनी को जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसके बीच में भी कुछ बिजनेस हो जाता है। अब उस बिजनेस को कैसे ट्रीट करेंगे? सो कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी before its incorporation is termed as pre-incorporation contract. So, a contract made by the promoters, promoters के द्वारा contract बनाने मैंने जो कि promoters के द्वारा जो contract हुआ on behalf of the company के behalf में, और कंपनी बनने के पहले before its incorporation is termed as pre-incorporation contract. कंपनी का को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला नहीं, ठीक है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कहीं पर कुछ बिजनेस का और उसमें सक्सीड भी हुए, तो दैट इज कॉल्ड द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इट इज करेक्ट टू से दैट अ कंपनी कांट रेटिफाई ओके, रेटिफाई मतलब ये करेक्ट है कि कंपनी जो है सो पिछला किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। A company gets its legal status only after, और साथ ही साथ कंपनी लीगली वैलिड तब बनता है जब उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। Therefore, the only remedy open to the company after incorporation is to enter into a fresh contract. तो क्या करना पड़ता है भाई, उस प्रमोटर को उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एक फ्रेश एग्रीमेंट बनाना होगा इनकॉर्पोरेशन के बाद, कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लीगल पोजीशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। द promoters while entering into preliminary contracts are treated as agents of the company that is about to be formed. So the promoters while entering into preliminary contracts, जो promoters है, ठीक है, legal position of pre-incorporation contracts, the promoters while entering into preliminary contracts are treated as agents of the company, ठीक है। तो अभी तो इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं है, तो बनेगा तब ना उसका प्रमोटर बनेगा भाई, अभी तो क्या है, वो प्रमोटर तो बना नहीं है, अभी तो कंपनी बना ही नहीं है, कंपनी तो अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला ही नहीं है कंपनी को। तो उसके पहले जो प्रमोटर ने कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज he has done it in the capacity of as an agent of the company. The legal position is that for a valid contract, two consenting parties are necessary and a company before incorporation is a non-entity. तो क्या है कंडीशन, लीगल पोजीशन? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होना चाहिए, एंड अ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज अ नॉन एंटिटी, ठीक है। A pre-incorporation contract which is purported to be made by the company which does not exist is a nullity. Thus, when the company comes into existence, it can neither sue nor be sued on that contract. तो इसीलिए कंपनी जब एक पोजीशन में आती है तो उसके द्वारा जो है जब एग्जिस्टेंस में आती है तो इट कैन नाइदर
sue nor be sued, ना तो ये कंपनी खुद केस कर सकता है ना ही इसके ऊपर केस किया जा सकता है, क्योंकि वो सारा कॉन्ट्रैक्ट तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में था। नेक्स्ट पेज। Now next thing is provisional contracts. Okay, so let us see what is provisional contract. देखिए प्रोविजनल, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं सर्टिफिकेट मिलता है या कुछ मार्कशीट मिलता है तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है और बाद में ओरिजिनल सर्टिफिकेट। सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के जैसा ही कुछ यहाँ पर है। Now provisional contracts refers to the contracts entered into by the public company after its incorporation but before it is issued certificate to commence business। मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पब्लिक कंपनी एंटर करती है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, मैंने कंपनी बन जाने के बाद, कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, लेकिन बिफोर इट इज इशूड, लेकिन जो सर्टिफिकेट है ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको इशू नहीं हुआ है, तो मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया है और उसके बाद, परंतु सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू नहीं हुआ और ये बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, any contract made by a company before the date at which any contract made by a company before the date at which it is entitled to commence business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date and on the date it shall be binding। सो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 कहता है एक एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ कंपनी, कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर द डेट एट विच इट इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, बिजनेस शुरू करने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है कंपनी ने, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले, तो वैसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कीप today's class up to this and whenever the next class